हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? तो यह है लेक्चर नंबर 6 और आज हम आगे की डायमेंशंस को परफॉर्म करेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया था, पृष्ठीय ऊर्जा तक की विमा हमने देख ली थी। आज हम कुछ और भौतिक राशियों की विमा को समझेंगे। तो देखिए, आज जो हम विमा करने वाले हैं वो है वेग प्रवणता, दाब प्रवणता, ऊर्जा प्रवणता। तो ये जो चीज़ आई है आज वो आई है। तो आज सबसे पहले भौतिक राशि हम बात करेंगे वेग, और आगे क्या लिखा हुआ है? प्रवणता। अगर कोई भी भौतिक राशि लिखी हुई हो और उसके आगे प्रवणता लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? प्रवणता। जैसे वेग प्रवणता, बल प्रवणता, दाब प्रवणता, ऊर्जा प्रवणता, ठीक है, किसी के आगे भी प्रवणता लिखा हो तो उसका सूत्र क्या बनता है? तो भौतिक राशि क्या है? वेग बट्टे में क्या हो जाएगी? दूरी। वेग बट्टा दूरी। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पर आप लिख दीजिए दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या हो जाएगा? दाब बटा दूरी। तो दाब प्रवणता दाब बटा दूरी, वेग प्रवणता वेग बटा दूरी। तो किसी भी भौतिक राशि के आगे अगर प्रवणता लिखा हो तो इसका मतलब बट्टे में क्या करना है आपको? दूरी करना है। उसी तरह से ऊर्जा प्रवणता क्या हो जाएगा? ऊर्जा बटा दूरी। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेग प्रवणता से। तो वेग प्रवणता का सूत्र क्या है? वेग बट्टा दूरी। अब थोड़ा हमें जल्दी से करनी होंगी ताकि हम ज़्यादा एक लेक्चर में ज़्यादा विमाएँ पढ़ सकें, है ना। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये बात सबको पता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। और बट्टे में दूरी है तो मैं भी एक बट्टा दूरी, बट्टे में दूरी है तो मैं भी बट्टे में लिखूंगा। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, केवल क्या बच गया? सेकंड, और वो भी अपॉन में है, ठीक है, हर में है। तो इसे कैसे लिखेंगे? एस इनवर्स। तो समझ में आया बेटा? एक बटा इसको क्या लिखते हैं? एस इनवर्स। तो वेग प्रवणता का मात्रक क्या आ गया? S-1। तो इसी की तरह विमा क्या आ जाएगी? T-1। तो वेग प्रवणता की विमा क्या हो गई? T-1। इसे हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए वेग प्रवणता, वेग बटा दूरी, और ये देखिए आप, एक मिनट, और देखिए वेग प्रवणता का, ये देखिए M0L0 T-1। समझ में आया वेग प्रवणता का विमा आपको? ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं दाब प्रवणता, और ऊर्जा प्रवणता भी कर लेंगे हम। तो जल्दी से हम देखते हैं दाब प्रवणता। ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं दाब प्रवणता। क्या होगा सूत्र इसका? दाब प्रवणता का दाब बट्टा दूरी, दाब बट्टा दूरी, ठीक है। अब दाब प्रवणता का सूत्र हो गया दाब बटा दूरी। दाब का मात्रक क्या होता है? जल्दी बताइए। पास्कल, मत भूलिए। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्या बन गया दाब प्रवणता का मात्रक? पास्कल, एक मिनट, पास्कल मीटर इनवर्स। दाब प्रवणता का मात्रक क्या बन गया? पास्कल मीटर इनवर्स। सुनते रहिए। अब पास्कल की विमा क्या होती है, या दाब की विमा क्या होती है? याद कीजिए, M1 L-1 T-2। दाब की विमा याद देखिए, अपने नोट्स में पेजेस पलट के देखिए क्या होती है दाब की विमा। दाब है ना, दाब ऊपर है। दाब की विमा क्या होती है? M1 L-1 T-2। अब यहाँ पर दूरी बट्टे में है तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स की जगह मैं क्या लिखूँगा? L इनवर्स। ये क्लियर हुआ बेटा आपको? फिर से देखिए, पास्कल की जगह दाब की विमा लिख दी M1 L-1 T-2, और गुणा में कौन है? मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स की जगह L-1। तो क्या बन जाएगी हमारे पास विमा? M1 L-2 T-2। तो ये विमा किसकी आ गई हमारे पास? दाब प्रवणता की। इतना क्लियर हुआ? ओके।
अब अगली वीमा की बात करते हैं हम, ऊर्जा प्रवणता। तो जल्दी से बताइए कि ऊर्जा प्रवणता का सूत्र क्या होगा। और अगर आप अपने आप कर सकते हैं तो ये पूरा अपने आप लिख लीजिए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऊर्जा प्रवणता क्या हो जाएगा, ऊर्जा बट्टा दूरी, और मात्रक क्या हो जाएगा, ऊर्जा का होता है जूल और दूरी का होता है मीटर, तो ये मीटर ऊपर आके हो जाएगा मीटर इनवर्स। अब ऊर्जा की वीमा कितनी होती है, m1 L2 T-2, और मीटर इनवर्स की जगह आ जाएगा L इनवर्स, मीटर इनवर्स की जगह L इनवर्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा m1 L2 और L-1 क्या बन जाएगा, L1 T-2। तो m1 L1 T-2 ये होगी हमारे पास ऊर्जा प्रवणता। ऊर्जा प्रवणता के बाद अगली हम देखते हैं राशि है दाब ऊर्जा, और दाब ऊर्जा के बाद देखते हैं हम आयतन गुणांक। ओके, दाब ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है दाब ऊर्जा। तो दाब ऊर्जा, कोई भी प्रकार की ऊर्जा हो, पहले तो आपको मैंने बता रखा है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और किसी भी प्रकार की ऊर्जा का पृष्ठीय ऊर्जा को छोड़कर वीमा होती है m1 L2 T-2। तो दाब ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल, और दाब ऊर्जा की वीमा भी m1 L2 T-2 हो जाएगी। अब इस बात को मैं फॉर्मूले से प्रूव करता हूँ, जल्दी देखिए, ध्यान से देखिए। और दाब ऊर्जा का सबसे पहले आप सूत्र लिखिए। दाब ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, दाब इंटू आयतन। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कई बच्चों को अगर डाउट है ये सूत्र आए कहाँ से, इनका डेरिवेशन कहाँ है, तो बेटा मैं आपको बताया था जब चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसे अगला चैप्टर इसके बाद है वो है एक विमीय गति, उसमें हम चाल, वेग, विस्थापन, दूरी, ठीक है, इन पर बहुत डिटेल से बातें करेंगे, इन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, इन पर हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, उसके बाद न्यूटन की गति के नियम आएंगे, फिर कार्य ऊर्जा शक्ति आएगा, फिर गुरुत्वाकर्षण आएगी, ठीक है। इस तरह से आते रहेंगे चैप्टर। तो हम ये जो टॉपिक है उन चैप्टर्स में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको केवल फॉर्मूला बता के वीमा बताऊंगा। तो आपको इस चैप्टर में अभी आपका क्या एम है, क्या आपको समझना है, आपको वीमा समझनी है। समझ में आई थी बात, फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इस बात पे चर्चा आप उनको बाद में करेंगे हम, क्योंकि इस चैप्टर में बात ही हमें वीमा पे करनी है, इसलिए मैं आपको सूत्र बताकर वीमा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब हो गया। अब जल्दी से हम इसकी वीमा लिखते हैं। देखिए वीमा क्या होती है दाब की, m1 L-1 T-2 मल्टीप्लाई आयतन की वीमा कितनी होती है, L क्यूब। याद कीजिए आयतन मतलब भुजा क्यूब, आयतन मतलब भुजा क्यूब, तो L क्यूब। अब आप खुद देखिए m1 L-1 और L3, तो बेस से में घाते जुड़ जाएंगे, L-1 और L3 कितना हो जाएगा, L2। तो ये बन जाएगी m1 L2 T-2। तो आप देखिए कोई भी प्रकार की ऊर्जा होती है उसकी वीमा फिर से वही आ गई m1 L2 T-2। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऊर्जा आपको दिखे तो आप कहेंगे सर मात्रक एक ये भी बन गया फॉर्मूले से, और एक मात्रक तो आपको पता ही है कि जूल होता है, ठीक है। तो आपको जब भी ऊर्जा दिख जाए, पृष्ठ ऊर्जा के अलावा सबका मात्रक जूल है, सबकी वीमा m1 L2 T-2 है। क्लियर हुई थी बात, ओके। उसके बाद आता है शांता गुणांक। इस टॉपिक को हमें अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक है। एक बार शांता गुणांक, तो शांता गुणांक को समझने से लिए हमें ये पता होना चाहिए कि द्रव या जल या किसी प्रकार का तरल किस प्रकार से बहता है। तो जो भी तरल होता है वो ऐसे परतों के रूप में बहता है बेटा, एक परत, दो परत, कोई भी तरल, कोई भी द्रव कैसे बहता है, ऐसे परतों के रूप में बहता है। जैसे नदी का पानी कैसे बहता है, वो भी परतों के रूप में बहता है। तो एक बार नोटिस कीजिए कि नदी ऐसे है, ये नदी का तल है, तो नदी के जो तल का पानी होता है वो हमेशा रुका हुआ होता है, वो बहता नहीं है। और नदी के सबसे ऊपरी सतह का पानी होता है वो सबसे तेज बहता है। तो वही जो गुण होता है वो द्रवों के प्रवाह में देखा जाता है। जैसे जो ये देखिए, अगर कोई द्रव बह रहा है तो ये सबसे ऊपर वाली परत हो गई इसकी,
और ये उसके नीचे वाली परत, और ये उसके नीचे वाली परत, और ये सबसे नीचे वाली परत। तो इस परत का वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है। इस परत का वेग इससे कम होता है, इस परत का वेग इससे कम होता है। सबसे नीचे वाली परत लगभग रुकी हुई होती है, जो ज़मीन के संपर्क में होती है। तो नदी का जो तल होता है, तो नदी उससे तल से संपर्क में ज़मीन के, तो वहाँ नदी रुकी हुई होती है। और जैसे जैसे नदी की परत ऊपर की ओर जाती रहती है, मुक्त सतह की ओर आती रहती है, उसका वेग बढ़ता रहता है। तो नदी की सबसे ऊपर वाली परत का वेग सबसे अधिकतम होता है, जो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। तो क्या होता है, ये परत और ये परत का वेग अलग अलग है, इस परत और इस परत का वेग अलग अलग है। कि जब, इसका मतलब है जब भी कोई पानी या तरल बहता है, जब भी कोई तरल बहता है, फ्लो होता है, तब क्या होता है, उसकी बहुत सारी परतें भी उसके साथ चलती हैं। तो वो परतें क्या होती हैं, एक परत दूसरी परत को क्या करती है, रोकने का प्रयास करती है। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे ये एक परत है और ये एक परत है, तो ये एक परत और दूसरी परत ऐसे बह रही है। तो ये परत क्या चाहती है कि इस परत को रोक दे, और ये परत चाहती है कि इस परत को रोक दे। तो द्रव जब बहता है, द्रव जब बहता है तो वो परतों के रूप में बहता है। द्रव जब बहता है वो परतों के रूप में बहता है। और द्रव की एक परत दूसरी परत को रोकने का प्रयास करती है। द्रव की एक परत दूसरी परत को रोकने का प्रयास करती है। तो ये कह सकते हैं कि एक परत दूसरी परत पर बल लगाती है। तो ये जो परत है ऊपर वाली, ये नीचे वाली पे बल लगाएगी, ये ऊपर वाली ये नीचे वाली पे बल लगाएगी। तो वापस से मैं आपको रिपीट करता हूँ, द्रव परतों के रूप में बहता है। द्रव की एक परत दूसरी परत पर बल लगाती है, ठीक है, मतलब उसको रोकने का प्रयास करती है। तो द्रव की जो परतें होती हैं वो एक दूसरे को रोकने का प्रयास करती है, वो एक दूसरे पर बल लगाती हैं। इसी बल को हम बोलते हैं श्यान बल। क्या बोलते हैं, श्यान बल। बल द्रव की एक परत दूसरी परत को रोकने का प्रयास करती है, और इस अंतर्गत एक परत जो दूसरी परत पर बल लगाती है, उस बल को हम बोलते हैं श्यान बल। क्या बोलते हैं, श्यान बल। ओके, कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे आप एक गिलास में आपके पास शहद है और एक गिलास में आपके पास पानी है। आपने दोनों को ऐसे उडेल दिया, शहद पानी उडेल दिया। तो पानी आपने देखा बहुत दूर तक गया, पानी बहुत दूर तक गया, लेकिन शहद बस थोड़ा सा आगे गया। पूरा गिलास भर रखा आपने शहद का भी, और पूरा गिलास भर रखा आपने पानी का भी, और दोनों को साथ में उडेला। तो आपने देखा शहद बहुत कम दूरी तक गया और पानी बहुत आगे तक गया। इसका मतलब शहद की जो परतें थीं वो एक दूसरे पर ज़्यादा बल लगा रही थी, तभी तो रुक गया वो रोकने। परतें क्या करती हैं, एक दूसरे के जो प्रवाह में रोकने का प्रयास करती हैं। ऊपर वाली परत सोचती है मैं नीचे वाली को रोक दूं, नीचे वाली परत कहती है मैं ऊपर वाली को रोक दूं। और अगर ये बल अगर ज़्यादा लगता है तो वो द्रव जल्दी रुक जाता है। तो आपने देखा शहद अगर उडेलता हूँ तो वो ज़्यादा आगे तक नहीं बहता है, जल्दी रुक जाता है। इसका मतलब शहद में श्यान बल ज़्यादा है, शहद में श्यान बल ज़्यादा है। उसी प्रकार से अगर बात करें हम पानी में, तो पानी में श्यान बल कम है, पानी में श्यान बल कम है। ये श्यान बल हम जब पढ़ेंगे आगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम तरल यांत्रिकी। जब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको बोलते हैं तरल यांत्रिकी। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 होगा। तो चैप्टर नंबर 11 में ये टॉपिक डिटेल से आएगा, मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा उस समय, ठीक है। तो अभी हम फिर से शांता गुणांक की विमा निकालना चाहते हैं। हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या है, हम शांता गुणांक की विमा निकालना चाहते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा कि श्यान बल क्या है। ओके, तो आपने देखा द्रव की एक परत द्रव की दूसरी परत को रोक रही है। मान लीजिए इन दोनों द्रव की परतों के मध्य दूरी x है। दोनों दो परतें हैं द्रव की, परतों के मध्य की दूरी x है। इसका वेग और दोनों के वेग में जो अंतर है, ऊपर वाले का वेग ज़्यादा है और नीचे वाले का वेग कम है। तो इस वेग को, इसका वेग v1 मान लो, इसका वेग v2 मान लो। तो दोनों वेग में जो अंतर है इसको हम लिखेंगे डेल्टा v से। डेल्टा v का मतलब वेग में अंतर। तो दोनों वेग में जो अंतर है उसे हम लिखेंगे डेल्टा v से। तो माना दो परतों के मध्य दूरी x है,
दोनों परतों के वेगों का अंतर डेल्टा वी है। दोनों परतों के मध्य वेग का अंतर डेल्टा वी है और दोनों परतों का क्षेत्रफल ए है। दोनों परतों का क्षेत्रफल ए है। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये जो बल लग रहा है, शान बल लग रहा है, ये दोनों परतों के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। परतों के जो परत, ये एक परत है द्रव की और ये नीचे वाली परत है, ये ऐसे आपस में टच होती हैं, तो ये हो गया क्षेत्रफल। तो ये जो शान बल लग रहा है वो परतों के संपर्क क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, दोनों परतों के वेगों के अंतर के समानुपाती होता है और दोनों परतों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से काम करता है। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो बल होता है ये समानुपाती होता है दोनों परतों के संपर्क क्षेत्रफल के। अगर क्षेत्रफल दोनों परतों का मध्य ज़्यादा होगा तो बल भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और ये बल होता है समानुपाती दोनों परतों के मध्य वेग में अंतर के। तो वेग में अंतर कितना निकाला था, डेल वी। और ये बल व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों परतों के मध्य की दूरी के, ये ऐसे एक्स। तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं ए डेल वी और एक्स व्युत्क्रमानुपाती, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई इससे? ओके। अब जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक। तो इसको जैसे ही हम समानुपाती हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आता है। जैसे आपने 10वीं क्लास में ओम का नियम पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा था कि v समानुपाती आई और आपने समानुपाती हटाया तो क्या आया था, आपके पास एक नियतांक आया था, वो r था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम समानुपाती हटाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आएगा। तो फिर से देखिए, तो हमने समानुपाती हटाया तो इस बार हमारे पास नियतांक आया ऐसे। n की टांग को मोड़ दो, किसकी टांग को मोड़ दो, n की टांग को। इसको बोलते हैं हम ईटा। क्या बोलते हैं, ईटा। नॉट नीता, इट्स ईटा। सॉरी। तो यहाँ पर आपने देखा बल समानुपाती है और यहाँ पे क्या था, हमारे पास a था और यहाँ पर हमारे पास वेग में अंतर था और नीचे हमारे पास दूरी थी, ठीक है। तो अब आपको जो ईटा दिख रहा है यही शांता गुणांक है जिसका मात्रक हमें ज्ञात करना है। तो ईटा क्या है हमारे पास, शांता गुणांक जिसका मात्रक हमें ज्ञात करना है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ओके। तो हम ईटा का मान ज्ञात करेंगे। तो ईटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको तिरछी गुणा करनी पड़ेगी। तो x जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये a डेल v ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो f के साथ गुणा में कौन आएगा, x, और a डेल्टा v आ जाएगा बटे में, अपॉन में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आया बेटा, ईटा का सूत्र fx बटा a डेल v, fx बटा a डेल v। तो ईटा का सूत्र आपको मिल गया है fx बटा a डेल v। तो यहाँ पर हम सबके मात्रक लिख देंगे तो हमारे पास शांता गुणांक का मात्रक आ जाएगा। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, x मतलब दूरी का मात्रक होता है मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और वेग, ये वेग है तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब सेकंड बटे में आएगा, वो सेकंड चला जाएगा अंश में, ऐसे मीटर प्रति सेकंड है ना, तो बटे के बटे में वो ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास मीटर से मीटर कट गया तो हमारे पास शांता गुणांक का मात्रक आ गया न्यूटन सेकंड बट्टा मीटर स्क्वायर। शांता गुणांक का मात्रक क्या आ गया हमारे पास, न्यूटन सेकंड बट्टा मीटर स्क्वायर। तो फिर से यहाँ पर लिखते हैं शांता गुणांक का मात्रक न्यूटन सेकंड बट्टा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम विमा लिख देंगे। न्यूटन की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2। सेकंड की विमा क्या होती है, T, और मीटर स्क्वायर की कितनी होती है, L2। समझ में आई? अब L2 ऊपर आकर इन्वर्स होकर L-2 हो जाएगी। ये T1 है, ये T-2 है, तो T1 और T-2 T-1 हो जाएगा। L2 ऊपर आके L-2 हो जाएगी। तो इसकी विमा क्या बनेगी, M1 L-1 T-1, M1 L-1 T-1। तो ये है शांता गुणांक। तो ये पूरा नोट कर लेना अच्छी तरह, मैंने कैसे आपको शांता गुणांक बताया है। अगर आप वीडियो में आगे बढ़ गए तो पीछे वापस रिवर्स जाकर अच्छी तरह नोट कर लो।
एक बार फिर से आपको समझाऊं शांता गुणांक क्या होता है। फिर से देखिए, द्रव जो होता है, फटाफट देखिए, द्रव जो होता है वो परतों के रूप में बहता है। द्रव की एक परत दूसरी परत की गति का विरोध करती है। ये परत चाहती है मैं इसको रोक दूं, ये परत चाहती है मैं इसको रोक दूं। एक परत दूसरी परत की गति का विरोध करती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब मान लीजिए दो परतों के मध्य दूरी x है, तो ये जो बल लग रहा है, जो एक परत और दूसरी परत को आपस में रोकने की कोशिश कर रही है, इस बल को हम शान बल कहते हैं। तो दो परतों के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है ये शान बल। दो परतों के मध्य जो के बीच में तो सॉरी दो परतों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो परतों के वेगों के अंदर के समानुपाती होता है, वेग के अंदर के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ये समझ में आया। जैसे ही हमने समानुपाती हटाया तो हमारे पास क्या आया, नियतांक आया। इस नियतांक को हम कहते हैं ईटा। इस ईटा का मान हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाला। कैसे निकाला, गुणा करी एफ एक्स अपॉन में ए डेल वी। एफ का मात्रक न्यूटन, एक्स का मात्रक मीटर, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और वेग में अंतर का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके। फिर आपने वीमा पुट की तो आपके पास आंसर कितना आ गया, m1 l-1 t-1। तो ये हमारे पास आ गया है शांता गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट है शांता गुणांक। देखिए इसमें बुक में आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन जो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया है वो आप इसको नोट कर लेना। उसके बाद आते हैं हम कोण, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, परिभ्रमण त्रिज्या। तो मैं इतनी बातें आपको फटाफट से बता देता हूँ। अब देखिए बहुत इजी है, जल्दी जल्दी देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोण की। नेक्स्ट भौतिक राशि में कोण। तो कोण क्या होता है? कोण का आपने 9वीं या 10वीं में इसका सूत्र पढ़ा होगा, वो होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण का सूत्र क्या होता है बेटा? चाप बटा त्रिज्या। अब मात्रक की बात करते हैं। कोण का सूत्र क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। मात्रक की बात करते हैं। चाप भी एक दूरी है, अपन प्रकार से चाप लगाते हैं तो दूरी तो है, वो दूरी का मात्रक मीटर होता है। त्रिज्या भी एक दूरी है, उसका मात्रक भी मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कट गया। इसका मतलब कोण का कोई मात्रक नहीं होता, और जिसका मात्रक नहीं होता हम इसे क्या क्या लिखते हैं, उसे हम मात्रकहीन लिखते हैं। तो कोण क्या है? एक मात्रकहीन राशि है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिसका मात्रक नहीं होता उसकी विमा भी नहीं होते, तो कोण क्या हो गया? मात्रकहीन और विमाहीन, m0 l0 t0। तो हमने यहाँ से निकाला मात्रक, इसका मीटर से मीटर कट गया, लेकिन ये मात्रकहीन होता है। लेकिन वैसे जब हम लिखते हैं तो 30 डिग्री लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना कोण को। कैसे लिखते हो आप कोण को? 30 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे बोलते हो ना, डिग्री। तो डिग्री का कोई विमा नहीं होती, लेकिन हम बोलते हैं उसको डिग्री। तो मात्रकहीन होता है, लेकिन आप यहाँ पर डिग्री भी लिख सकते हो कि कोण का मात्रक क्या होता है? डिग्री। समझ गए? जिसका मात्रक नहीं होता, क्योंकि मीटर से मीटर कट गए, लेकिन बोलते हैं ना हम 60 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, डिग्री। और रेडियन भी होती है, डिग्री को रेडियन बदलते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो कोण का मात्रक क्या होता है? डिग्री या रेडियन। सूत्र के हिसाब से इसका कोई मात्रक नहीं होता, और यह विमाहीन राशि होती है, m0 l0 t0। कोण क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। मात्रक इसका नहीं होता, मीटर से मीटर कट गया, लेकिन फिर भी आप ये लिख देना डिग्री या रेडियन। ठीक है, और विमा इसकी नहीं होती, m0 l0 t0। ओके, उसके बाद बात आते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होते हैं? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट लिख देना त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम तीन उसके बात कर लेंगे एंगल्स की, त्रिकोणमितीय अनुपातों की। साइन थीटा की बात कर लेते हैं, कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, और टेन थीटा की बात कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? याद कीजिए, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। अब फटाफट आप लिखिए, आप ये लिखिए नेक्स्ट स्टेप में SI मात्रक लिखिए। आप SI मात्रक लिखिए। अब बताइए लंब भी क्या है? एक लंब एक दूरी है, तो मीटर। कर्ण भी क्या है? एक दूरी, तो मीटर बटे मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो मात्रकहीन। कॉस थीटा क्या है? आधार बटा कर्ण। आधार भी एक दूरी, मीटर में, बटा कर्ण भी एक दूरी मीटर में, तो मीटर फिर मीटर कट गया,
कॉस थीटा भी मात्रकहीन, टेन थीटा भी मात्रकहीन। तो ऐसा ही मात्रक लिख दो, मात्रकहीन, कोई मात्रक नहीं है। वीमा लिख दो m0 l0 t0। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका फॉर्मूला ही ऐसा है, लंब बटा कर्ण, मीटर बटा मीटर कट जाती है मात्रक, तो कट गए मात्रक। तो समझ में आई इतनी बात? ओके, तो ये हो गए हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपातों की वीमा। नेक्स्ट बात करते हैं कोणीय वेग। जैसे हम जैसे हम कोण को, कोण को हम एक नाम और देते हैं, याद कीजिए, जहाँ आपने कोण लिखा है तो वहाँ पे एक नाम और दे दीजिए इसको। तो कोण को हम कोणीय विस्थापन भी कहते हैं। कोण को क्या कहते हैं हम? कोणीय विस्थापन। और कैसे लिखते हैं कोण को? थीटा से। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रकहीन। लेकिन हम क्या लिखते हैं? रेडियन या डिग्री। और वीमा क्या होती है इसकी? m0 l0 t0। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, अब बात करते हैं कोणीय वेग की। तो नेक्स्ट लिख लीजिए कोणीय वेग। जैसे वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बट्टा समय। क्या होता है? वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय। वैसे ही कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय विस्थापन बट्टा समय। वेग क्या होता है? केवल विस्थापन बट्टा समय। लेकिन आगे क्या लग गया? कोणीय वेग। तो क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन बट्टा समय। कोणीय विस्थापन क्या होता है हमारे पास? थीटा। और समय क्या होता है मेरे पास? समय टी होता है, टाइम होता है। तो कोणीय वेग क्या हो गया? थीटा बटा टी, मतलब कोणीय विस्थापन बटा समय। अब मात्रक लिख लीजिए, आप अपने आप लिख लीजिए मात्रक। थीटा का मात्रक लिख लीजिए रेडियन। थीटा का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो लिख लीजिए रेडियन पर सेकंड। समझ में आई बेटा बात? रेडियन प्रति सेकंड, ऐसे लिख लो बेटा मात्रक के आगे। अब वीमा लिखो, थीटा की वीमा लिखो, क्या होती है थीटा की वीमा? m0 l0 t0, कोई वीमा नहीं होती। और समय की वीमा कितनी होती है? t1। थीटा की क्या वीमा होती है? m0 l0 t0। तो लिख लो थीटा की जगह m0 l0 t0। और समय की वीमा क्या होती है? t1। अब t1 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? t-1। तो ये बन जाएगी वीमा m0 l0 t-1। तो कोणीय वेग की वीमा समझ में आई आपको? m0 l0 t-1। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोणीय त्वरण की। किसकी बात करते हैं? कोणीय त्वरण की। तो उसके लिए देखते हैं सबसे पहले त्वरण क्या होता है। त्वरण होता है वेग बटा समय। त्वरण क्या होता है भाई? वेग बटा समय। तो यहाँ पर बस आपको कोणीय लगाना है। तो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा? कोणीय त्वरण का सिंबल होता है अल्फा। एक मिनट, आप कोणीय वेग का सिंबल भी लिख लो। कोणीय वेग के आगे ऐसे लिख लो ओमेगा। W को ऐसी टांगे ऐसे मोड़ो। W तो यूँ होता है ना, उसकी टांगे ऐसे साइड से थोड़ी मोड़ दो, तो इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। ये कोणीय वेग का सिंबल है। कोणीय त्वरण का सिंबल क्या है? अल्फा। तो त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। कोणीय त्वरण क्या होगा? कोणीय वेग बटा समय। कोणीय त्वरण क्या होगा? कोणीय वेग बटा समय। ओके, तो कोणीय त्वरण को कैसे लिखेंगे? अल्फा। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग को मैंने बताया ओमेगा बटा समय। ओके, अब मात्रक लिख दीजिए फटाफट। कोणीय वेग का मात्रक आपने अभी लिखा, क्या लिखा था पिछली बार? अभी रेडियन प्रति सेकंड लिखा था ना। कोणीय वेग का मात्रक क्या था? रेडियन प्रति सेकंड। और एक बट्टा टी और है, तो एक सेकंड और आ जाएगा। समझ गए ना बेटा? ओमेगा की जगह तो आ गया रेडियन प्रति सेकंड, और एक बट्टे में टी और है तो एक और सेकंड आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? मैं रेडियन को इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ओके, ये इंग्लिश में हिंदी में, ठीक है, वो थोड़ा देख लेना। सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया बेटा? सेकंड स्क्वायर। तो कोणीय त्वरण का मात्रक हो गया रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण का मात्रक क्या आ गया? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कोणीय त्वरण का मात्रक लिख लीजिए रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। रेडियन की वीमा क्या होती है? m0 l0 t0। सेकंड स्क्वायर की क्या होती है? t2। तो इसकी वीमा क्या बन जाएगी? m0 l0 t-2। ये t2 ऊपर जाके t-2 हो जाएगा। तो क्या आपको कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, इनकी सबकी वीमा समझ में आई? ये समझ में आए सारे मात्रक इनके? ओके, उसके पहले शांता गुणांक समझ में आया। उससे पहले सारी प्रवणता समझ में आई। कोई प्रवणता क्या होती है? दूरी, बट्टे में दूरी कर दो तो प्रवणता हो जाती है। फिर शांता गुणांक, फिर हमने कोणीय की ये हमने राशियाँ देखी।
तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। जो भी डाउट होता है आप तुरंत मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूं, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।